नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश चुनाव की बात हो रही या 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन सभी राज्यों की बात कर लें तो आपको एक बात बड़ी कॉमन दिखाई देगी। और ये इन चुनावों में ही नहीं है, इससे पहले चले जाइए, उससे पहले चले जाइए और पिछले 2-3 दशक में चले जाइए। जब से बीजेपी ने चुनाव जीतना शुरू किया है, आपको एक बात कॉमन दिखाई देगी कि कभी इस देश के मीडिया के एक बड़े वर्ग, बुद्धिवादियों के एक बड़े वर्ग और राजनीतिक नेताओं और दलों के एक बड़े वर्ग को कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नहीं दिखती। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे होता है, कैसे कर लेते हैं लोग चुनाव दर चुनाव गलत साबित होने के बाद। देखिए, चुनाव के आकलन में कोई भी गलत साबित हो सकता है, कोई भविष्यवक्ता नहीं होता है, कोई ज्योतिषी नहीं होता है। सबके अपने पास जो जानकारी है, जो जानकारी का स्तर है, कितना व्यापक है, कितना गहरा है, उस पर निर्भर करता है। और कुछ जो है आपकी धारणाएं होती हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, या फिर आपका आकलन इस पर भी निर्भर करता है कि ऐसी परिस्थिति में इससे पहले क्या क्या हुआ है, किस पार्टी के साथ कितने समाज के वर्ग के किस वर्ग के लोग थे तो उसको कैसी सफलता मिली या असफलता मिली, और दूसरी पार्टी के साथ थे तो क्या हुआ। इन सब के आधार पर एक आप आकलन तैयार करते हैं और वो गलत हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जो 100% हर चुनाव में सही साबित होता हो, लेकिन जो अपने देश में चलन है उसमें अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बता रहे हैं कि वो चुनाव जीत रही है तो आपको गलत होने का अधिकार नहीं है। अगर आप गलत हो गए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप बायस्ड हैं, इसका मतलब आप संघी हैं, इसका मतलब ये है कि आप सांप्रदायिक हैं, इसका मतलब है कि आप देश तोड़ने वालों के साथ हैं, इसका मतलब है कि आप देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहते, आप डेमोक्रेसी नहीं चाहते, आप ऑटोक्रेसी के समर्थक हैं। आपको ये एहसास कराया जाएगा कि आप बड़े ही निकृष्ट किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत घटिया व्यक्ति हैं। और अब नई उपाधि एक मिली है भक्त की। मोदी के समर्थन में जाती हुई कोई बात, भाजपा के समर्थन में जाती हुई कोई बात, आरएसएस के समर्थन में जाती हुई कोई बात इसी श्रेणी में आती है। गलत होने का अधिकार मोदी विरोधियों, संघ विरोधियों और भाजपा विरोधियों के पास। चुनाव दर चुनाव गलत होते रहे, कोई शर्म नहीं, कोई हिचक नहीं। भाई ठीक है, गलत हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, उनको जो है वो इसी तरह का फीडबैक मिला होता है, या जिसको कहते हैं कि जो है एक कन्फर्मिंग बायस होता है कि हम अक्सर ऐसे तथ्यों को, तर्कों को ढूंढते हैं जो हमारी जो धारणा है, जो हमारी सोच है उसको कन्फर्म करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं। ये हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन उसमें नियत में खोट खोजना ये होता है जब आप भारतीय जनता पार्टी के या मोदी के पक्ष में बोल रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड जो है मोदी के 2014 में राष्ट्रीय परिदृश्य पर आने से ही शुरू हुआ है। उससे पहले से जब भी बीजेपी को इलेक्टरल सक्सेस मिलती है, चुनावी कामयाबी मिलती है, तो इस तरह की बातें होती हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1991 का लोकसभा का चुनाव, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उस समय विनोद मेहता बहुत बड़े संपादक थे, इस समय दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो पायनियर अखबार के एडिटर थे, ग्रुप एडिटर थे। उन्होंने लिखा, जिस दिन रिज़ल्ट आना था उस दिन सुबह उनका एडिट छपा, उनका पीस छपा कि अटल बिहारी वाजपेयी बुरी तरह से चुनाव लखनऊ से हार रहे हैं। उस समय जो उनका पायनियर ग्रुप का हिंदी अखबार था स्वतंत्र भारत, उसके संपादक थे राजनाथ सिंह सूर्य। उनकी मुलाकात हो गई, शाम की बात थी। उसी दिन रिज़ल्ट आना शुरू हो चुका था, काउंटिंग शुरू हो चुकी थी और काफ़ी एडवांस स्टेज पर थी। राजनाथ सिंह सूर्य ने विनोद मेहता से कहा कि जो आपने लिखा है उसके बाद पायनियर अखबार का स्टिकर लगाकर
गाड़ी में शहर में मत निकलिएगा, लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। इतनी शानदार जीत मिल रही है अटल बिहारी वाजपेयी को, और आपने लिखा कि वो चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद विनोद मेहता सीधे वहाँ से एयरपोर्ट गए, लखनऊ एयरपोर्ट, और वहाँ से सीधे दिल्ली की फ़्लाइट पकड़कर दिल्ली चले गए। तो ये जो मानसिकता है कि जीत ही नहीं सकते हैं। 1991 में बीजेपी को लोकसभा की 120 सीटें मिली, इससे ज़्यादा मिली होती अगर राजीव गांधी की हत्या न हुई होती। लेकिन अगर मगर की बात छोड़ देते हैं, जो मिला उसी की बात करते हैं। लंदन के एक अखबार ने लिखा विनर कम्स सेकंड, लेकिन अपने देश में इसको जो है वो कमतर दिखाने के लिए तरह तरह की कोशिश की गई कि ये तो दंगा करा के जीते हैं इतनी सीटें, ये तो देश में बंटवारा करा के जीते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ाकर जीते हैं। लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया है, जनादेश दिया है इस तरह का इतना बड़ा, पहली बार 120 सीटें लोकसभा की, इसकी बात कोई नहीं करता। 91 की ही बात कर रहे हैं। 91 में विधानसभा का भी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, 221 सीटें, 425 में से 221 सीटें मिली। तो उस समय अब स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, लेकिन बीजेपी की सरकार थी, तो उसको गाली देना था। तो उसके लिए तर्क क्या निकाला गया? पहली बार देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि कितने परसेंट लोग खिलाफ थे। ये तो 33-34% जितना भी वोट उस समय मिला था, कहा गया 34 या 36, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इस समय, कहा गया कि इतने परसेंट ही वोट मिले हैं तो बाकी तो खिलाफ है, तो ये तो जनादेश हुआ नहीं, ये तो माइनॉरिटी की सरकार हुई। कि कोई उनसे पूछे कि भाई बताओ, नेहरू जी से लेकर और मनमोहन सिंह की जो सरकार बनी वहाँ तक कोई ऐसी सरकार बनी जिसको 50% या उससे ज़्यादा वोट मिले हो? सिर्फ एक सरकार, वो जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार थी। उसके अलावा किसी पार्टी को 50% से ज़्यादा केंद्र में वोट नहीं मिले। राज्यों में भी इसी तरह से है, कई राज्यों में 50% उससे ज़्यादा कई पार्टियों को वोट मिले हैं। गुजरात में बीजेपी को मिला है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिला। इस तरह से कई पार्टियां हैं जिनको राज्यों में इस तरह का जनादेश मिला है। लेकिन ज़्यादातर जो जनादेश हैं, जो मेजॉरिटी मिली है, मेजॉरिटी जीतने वाली पार्टी को 30%, 35%, 40%, 42% ऐसे वोट मिला है। तो ये जो मानसिकता है, अब आजकल बात हो रही है कि बीजेपी हार जाएगी, उत्तर प्रदेश हार जाएगी। क्यों हार जाएगी? क्योंकि कुछ नेता मंत्री जो है, 3 मंत्री और 7-8 विधायक जो है निकलकर समाजवादी पार्टी में चले गए। अब अगर ऐसे पार्टियां हारने लगें, लेकिन पार्टी को हारते हुए दिखाना, मतलब बीजेपी को जीतते हुए तो दिखा ही कैसे सकते हैं? मुझे याद है 2002, 2007, 2012, 2017 गुजरात विधानसभा के चुनाव में कोई ऐसा चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, टीवी चैनलों की रिपोर्टिंग, आप अखबारों की रिपोर्टिंग उठाकर देख लीजिए, कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। 2/3 की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब हंग असेंबली दिखा रहे थे या कांग्रेस को आगे बढ़ता हुआ दिखा रहे थे। तो ये अच्छा, फिर अब नया चला है कि बीजेपी अगर थोड़ा पीछे रह जाए तो वो उसकी हार है। गुजरात में 2017 में कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़ गई, सत्ता में नहीं आई, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। क्या कहा गया चुनाव नतीजा आने के बाद? कि ये बीजेपी की हार है और कांग्रेस की साइकोलॉजिकल जीत है। अब ये चुनाव में साइकोलॉजिकल जीत क्या होती है मुझे तो नहीं मालूम भाई, ये तो मैंने नहीं सुना दुनिया में कोई कहीं इस तरह की बात होती हो। दूसरा देखिए, महाराष्ट्र में अभी ताज़ा उदाहरण 2019 का, बीजेपी शिवसेना अलायंस में चुनाव लड़े, जनादेश लोगों ने दिया गठबंधन के पक्ष में, बहुमत दिया, स्पष्ट बहुमत दिया। शिवसेना ने धोखा किया, सरकार नहीं बनी, कहा गया बीजेपी हार गई। अब उससे 1 साल पहले का देखिए, मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन कांग्रेस जीत गई। क्या कहा गया? तर्क ये दिया गया कि भाई चूंकि बीजेपी सत्ता में थी और उसको वो कांग्रेस से पीछे रह गई, तो इसलिए बीजेपी की हार है, कांग्रेस की जीत है। मान लिया भाई, बड़ा वाजिब तर्क है। तो अभी इसी तर्क को लेकर आप कर्नाटक चलिए, सिद्धारमैया की सरकार थी कांग्रेस की,
कांग्रेस चुनाव हार गई 2018 का, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन वहां भी कहा गया कि बीजेपी हार गई। तो बीजेपी हार गई ये पहले से तय है। वो हारे या जीते, अगर जीत जाए तो उसके लिए तर्क होगा कि अरे इतने ही परसेंट तो वोट मिले, अच्छा इतने लोग तो खिलाफ थे, अच्छा आपने सांप्रदायिक एजेंडा चलाया इसलिए आप जीत गए। बाकी लोग दंगा कराएं, हिंसा कराएं, माफिया का सहारा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेक्युलर है। अब इसी तरह से आप 2019 का ही हरियाणा का विधानसभा का चुनाव देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी को 6 सीटें कम मिली। उसके जो प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी थी वो उससे बहुत पीछे, लेकिन क्या कहा गया, बीजेपी चुनाव हार गई। अब आप महाराष्ट्र और हरियाणा 2 राज्यों को देखिए। 2014 में मोदी के आने से पहले महाराष्ट्र में 1947 से 2014 तक बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी थी। हरियाणा में 1947 से 2014 तक बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी, क्योंकि 3 ही प्रमुख पार्टियां थी। उस चौथे और तीसरे नंबर की पार्टी को मोदी की लोकप्रियता ने पहले नंबर की पार्टी बनाया 2014 में, और पहले नंबर की स्थिति को बरकरार रखा 2019 में। सीटें कम हुई, अलग अलग कारण हैं दोनों राज्यों में। महाराष्ट्र में कारण ये हुआ कि अलायंस में लड़ी बीजेपी, 14 में अकेले लड़ी थी, 100 सीटें कम लड़ी। 122 सीटें मिली थी 2014 में जब अकेले लड़ी थी, और 105 सीटें मिली 2019 में जब 100 सीटें कम लड़ी बीजेपी अलायंस की वजह से। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ से कहाँ पार्टी को पहुँचाया है, लेकिन उसका कोई श्रेय देने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी है, क्योंकि मोदी है। मोदी को श्रेय कैसे दिया जा सकता है? ये तो माना हुआ है कि अगर बीजेपी को कामयाबी मिलती है, मोदी को कामयाबी मिलती है, तो एक तो पहले तो उसको स्वीकारना नहीं है, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक उसको डिनाई करते रहना है, और रिजल्ट आने के बाद तो आप नहीं उसको डिनाई कर सकते कि इतनी सीटें मिली हैं, तो उसमें खोट निकालना है। ये क्यों मिला, ये किस वजह से मिला, ये वास्तविक नहीं है, ये फ्लूक है, ये धोखे का है, मतलब कुछ भी तर्क दिया जा सकता है जिससे ये साबित किया जा सके कि ये वास्तव में जीत नहीं है। जीत उसकी है जो हार गया है। ये हारने वाले को जीतता हुआ बताने का तर्क जो है अपने देश में पिछले 25, 30, 35 साल से खूब चल रहा है, और ये तर्क रुकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस चुनाव में भी आप देखिए कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, जिस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है, उन सब से आपको लगेगा कि बीजेपी को तो बहुत बड़ा सदमा लग गया है, बीजेपी हारने वाली है। कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि 2014, 2017, 2019 3 चुनाव लगातार बीजेपी जीती है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के खिलाफ। और सबसे तगड़ा कॉम्बिनेशन था 2019 का सपा बसपा और आरएलडी का, तब भी जीती है। और 2017 से 2022 के बीच में बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, 2 सबसे बड़ी चीज़ें जो बीजेपी के लिए जो है प्लस कही जा सकती हैं, एक है योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, जो 5 साल में जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई ईमानदारी से, जिस तरह से माफिया राज खत्म किया, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा, और दूसरा लाभार्थियों का बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया है 5 साल में। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव किया है, और ये लाभार्थियों का जो वर्ग है, ये जाति के आग्रह से, जातीय राजनीति, जाति की अस्मिता की राजनीति से ऊपर जाता है। लोग इस वजह से बीजेपी, मोदी और योगी के साथ हैं, क्योंकि उनके जीवन में बदलाव हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी अपने आदमी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सरकार उनकी चिंता करती है। लेकिन इसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो भविष्य में क्या होगा इसके बारे में तो ना मैं भविष्यवक्ता हूँ, ना आप भविष्यवक्ता हैं। चुनाव में कोई भी हार जीत सकता है, लेकिन ज़रा सा सिर्फ
पिछले चुनाव का देख लीजिए, 2017 का, जितने ओपिनियन पोल, जितने एग्जिट पोल, कोई 160 180 से ज़्यादा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में देने को तैयार नहीं था। कब? जब बीजेपी 80% सीटें जीत रही थी, 5/4 सीटें जीत रही थी, तब हंग असेंबली बताई जा रही थी। अब भी कहा जा रहा है कि बीजेपी घट रही है, समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है कोई बताने वाला नहीं है, बस बढ़ रही है। 4.5 साल जिस पार्टी का नेता घर में बैठा रहा, वो पार्टी चुनाव आते ही बढ़ने लगी। जो पार्टी पिछड़ों के नाम पर सत्ता भोगती रही और अति पिछड़ों को, पिछड़ों में यादवों के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया, उस पार्टी के अति पिछड़े दीवाने हो गए हैं अचानक पिछले 3 महीने में। और जिस पार्टी ने उनके लिए इतना कुछ किया, उससे नाराज़ हो गए। ये विलक्षण तर्क बुद्धि जो है, तर्क शक्ति जो है, वो कुछ लोगों के पास है और वो बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। और अगर आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, तो कहा जाएगा कि आप तो भक्त हैं, आप तो मिले हुए हैं, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, अगर बहुत कंसेशन दिया तो कहा जाएगा कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिन में दिखाई देने लगेगा। मुझे याद है कम से कम 5-7 ऐसे बड़े वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों और जो है प्रोफेसर और जर्नलिस्ट, 2017 का चुनाव, 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसके बाद जहाँ भी टीवी पर चर्चा हो, जहाँ लेख छपे, जहाँ बहस हो, वहाँ कहा जाता था कि बीजेपी का नुकसान तो हो चुका है, देखने की बात यह है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नोटबंदी जो है, बीजेपी की कब्र खोद दी है नोटबंदी ने। और उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, किसी ने कोई अफसोस नहीं जाहिर किया कि हम गलत हो गए या हमारा आकलन गलत निकला। पश्चिम बंगाल, अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कभी आज तक सत्ता में नहीं आई। सत्ता में क्या, सत्ता के करीब भी नहीं आई। 3-4 नंबर की बात होती है, मतलब कितने नंबर पर थी ये भी बताना मुश्किल है, कि क्योंकि उससे नीचे कोई पार्टी थी ही नहीं, सबसे नीचे। उसके वोट की गिनती 10-11%, इससे ज़्यादा कभी आगे 12% से बढ़ी नहीं। वो पार्टी सीधे एक चुनाव में तृणमूल कांग्रेस, जिसका वर्चस्व है, ममता बनर्जी जो इस समय पश्चिम बंगाल की सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी नेता हैं, उसको चुनौती देने की स्थिति में आ गई। 30 साल जो पार्टियां सत्ता में रहीं, कांग्रेस और सीपीएम, उनको पछाड़ दिया, उनको नेस्त नाबूद कर दिया, सफाया कर दिया। और 3 सीट से, 5 साल पहले 3 सीट विधानसभा की, वो 77 सीट पे पहुंच गई। तो ये उसकी बहुत बड़ी हार है। सत्ता में नहीं थी, वहाँ सत्ता का तर्क दिया जाता है कि सत्ता में थे, बाहर हो गए तो हार हो गई। यहाँ ये तर्क नहीं, यहाँ ये तर्क है कि आपकी सीट चाहे जितनी बढ़ जाए, लेकिन ये तो आपकी हार ही है। तो ये जो है तर्क। और देखिए, जो लोग अपने को पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बता रहे हैं, वो सब लोग कांटे की टक्कर बता रहे थे। तो कांटे की टक्कर बताने वाले, नतीजा आया तो मालूम हुआ कि ममता बनर्जी को पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिली। और बीजेपी, जिसको कांटे की टक्कर में जो है 100 से ऊपर, 125, 150 तक ले जा रहे थे, 130, 135 तक ले जा रहे थे, उसको सिर्फ 77 सीटें मिली। लेकिन वो सही थे। अगर आपने कहा कि बीजेपी की भी सरकार बन सकती है और आप गलत हो गए, तो आप भक्त हैं। ये फर्क है। गलत होने का अधिकार सिर्फ एक वर्ग को है और लगातार गलत होने का अधिकार है। आप 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए। 2014 में 160, 180, इससे ज़्यादा कोई देने को तैयार नहीं था। ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता थे जो कहते थे लिख कर देने को तैयार हूँ, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं सकते। जो पूछते थे कि कहाँ से वोट आएगा, कौन है बीजेपी का समर्थक, 160 और 80 इसलिए दे रहे थे कि 182-83 सीटें जीत चुकी थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 98 में, फिर 99 में, दोनों चुनावों में, तो 182 फिर 183 सीटें मिली थी।
तो इतना तक देने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हो गए थे, उससे ऊपर नहीं। जो बहुत दरिया दिल थे वो 200 तक पहुंचा देते थे। 2019 आया, 2014 देखने के बाद भी 2019 में 200-220 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे कि मोदी का जादू खत्म हो गया, ये चुनाव का नतीजा आएगा, हंग पार्लियामेंट आएगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बीजेपी को अगर सरकार बनानी है तो किसी और को प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा। ये इस देश की जो है असली बीमारी है। सच्चाई को नहीं देखने देना, सच्चाई को नहीं स्वीकार करना, गलत होते जाना फिर भी अपने को सही बताना, और गलत एक बार नहीं लगातार बार बार होते जाना। बीच में कभी सही हो गए तो उसी को बताएंगे कि देखिए हमने तो बताया था आपको 2015 में गठबंधन जीतेगा, वहाँ भी कांटे की टक्कर बताने वाले थे। इसी तरह से आप 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव देखिए, लगभग तेजस्वी यादव की सरकार बनवा ही दी थी, लेकिन नहीं बनी, एनडीए की सरकार बन गई, तब भी वो सही है। आप कह रहे थे कि बनेगी, तब भी आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि सीटें पहले से कम हो गई, इसलिए आप गलत हैं। सरकार भले ही बन गई। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तर्क हैं, लेकिन सब तर्कों का महातर्क ये है कि बीजेपी कैसे जीत सकती है। बीजेपी तो जीत नहीं सकती है। अगर जीत गई तो ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है, और कुछ नहीं हुआ तो कम से कम ईवीएम में तो गड़बड़ी हुई ही है। ईवीएम की गड़बड़ी जो है वो रामबाण है कि भाई ये ईवीएम में छेड़छाड़ हुई इसलिए बीजेपी को इतने वोट मिल गए, वरना बीजेपी का वोट कहाँ है। तो आप समझिए किस तरह का एक विमर्श, एक नैरेटिव चलाने की देश में कोशिश हो रही है, जो नितांत एक तरफा है और अब भी धड़ल्ले से चल रहा है। ये अलग बात है कि इस देश का मतदाता उस पर कान भी नहीं देता है। वो जो कहते हैं ना कहावत, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वो एक कान से भी नहीं सुनता है और नतीजे में बताता है कि वो क्या सोच रहा है। तो आप तैयार रहिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का भी नतीजा जैसे पहले ये लोग बताते थे और गलत साबित होते थे, फिर गलत साबित होंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।